हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिए अपने अपने घरों में और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी। आज हम क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 6 विवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है आज। विवर्स, iron smelters and factory owners introduction. In this chapter, we will discuss about the two very important industries during the time of the British rule, that is textiles and iron and steel. Textile, iron and steel industries were important for the industrial progress in the modern world. आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो टेक्सटाइल है, कपड़े की इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री जो है प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटेन स्टार्टेड टू बी known as the industrial nation due to the presence of mechanized cotton production. In 1850s, it came to be known as the workshop of the world because iron and steel industry started growing in Britain during this period. 1850s में जो वर्कशॉप थी आयरन और स्टील की, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? ब्रिटेन में. This industrialization in Britain was closely connected with the colonization of India. जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ब्रिटेन की, ये क्लोजली कनेक्टेड थी colonization इंडिया के साथ. As we have already seen this in chapter number 2, that how East India Company became master of our land because it wanted to trade in our country. तो किस तरह से वो मास्टर बन गए हमारी कंट्री के, हमें चला रहे थे इस कंट्री को, इंडिया को, और बेसिकली वो यहाँ क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे और यहाँ के मास्टर बन के रह गए. द सेक ऑफ प्रॉफिट, अपना फ़ायदा उठाने के लिए. इन द लेट 18th सेंचुरी के आखिर में ब्रिटेन वाज जस्ट procuring goods from India for selling them in Europe to earn profits. पहले क्या किया इन्होंने? ब्रिटेन सिर्फ गुड्स खरीदती थी इंडिया से और उनको यूरोप में सेल करती थी, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए करती थी आउट ऑफ द सेल ऑफ दीज गुड्स. एज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन ब्रिटेन, जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई ब्रिटेन में, तो now India was seen as the market for its products and the British started flooding the Indian markets with their goods. तो इंडिया ने जो ब्रिटिश थे उन्होंने मार्केट कहाँ पे देखी? इंडिया में, और यहाँ पे स्टार्ट कर दी इंडियन मार्केट्स में गुड्स की. How this inflow of goods affected our industries and market will be discussed in this chapter. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज और मार्केट ने हमारी इस अफेक्ट किया हमारे इंडस्ट्रियल और मार्केट को. First of all, we must know about the textile market and its demand in the world. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो टेक्सटाइल मार्केट है, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में क्या है. इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट. इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का जो कपड़ा है, इसकी कपड़े की मिल हैं, और जो वर्ल्ड मार्केट है ये क्या है? Before the British conquest over Bengal. बंगाल को जीतने से पहले इंडिया वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. तो इंडिया क्या था? सबसे लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर था टेक्सटाइल का. द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वाज फेमस फॉर बोथ इट्स फाइनेस्ट क्वालिटी एंड द एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप. जो इसकी क्राफ्ट्समैनशिप थी, जो इसकी क्राफ्ट्समैनशिप और जो इसकी फाइनेस्ट क्वालिटी थी,
बहुत साफ सुथरा, मतलब कि प्योर था। यहाँ का कॉटन बहुत अच्छा था, कारीगर यहाँ के बहुत अच्छे थे, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत फेमस था। इंडियन टेक्सटाइल्स वेयर ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, ट्रेडर्स थे, वो कहाँ जाते थे? साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट में और सेंट्रल एशिया में। इन 16th century, various Europeans companies started purchasing Indian textile। 16th की सेंचुरी में बहुत से यूरोपियन कंपनीज ने स्टार्ट किया परचेज करना इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। कहाँ ले जाते थे? यूरोप में। जैसे फॉर एग्जांपल पटोला वीवर वाज वुमन इन सूरत। जो पटोला कपड़ा बनता था वो सूरत में बनता था। अहमदाबाद एंड पटन and this type of Ahmedabad and Patan, and this type of weaver was famous in Indonesia, so it was highly valued there। तो ये इंडोनेशिया में बहुत फेमस था यहाँ का कपड़ा, तो ये वैल्यू करता था कहाँ? इंडोनेशिया में। तो बनता कहाँ था ये? सूरत में और अहमदाबाद में। Even many words related to the Indian words which were used for various types of textiles। जो इंडियन वर्ड्स थे, इंडियन वर्ड्स जो थे रिलेटेड, बहुत से ऐसे वर्ड्स जो इंडियन वर्ड से रिलेटेड थे, जो किसके लिए यूज़ होते थे? अलग अलग किस्म के कपड़ों के नाम, टेक्सटाइल्स, आर स्टिल प्रेवलेंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। सच वर्ड्स टेल अस अबाउट आवर हिस्ट्री। तो चलो ये देखते हैं। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। ये कुछ वर्ड्स हैं, मतलब कि जो ये कपड़ों के नाम थे वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। द फाइन कॉटन क्लॉथ विच वॉज फर्स्ट सीन बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स वॉज द वन विच वॉज कैरीड बाय द अरब ट्रेडर्स इन मोसुल, ए सिटी इन प्रेजेंट डे इराक। इराक की एक सिटी मोसुल है। वहाँ पे एक अरब ट्रेडर ले गया था, क्या? यूरोपियन ट्रेडर था वो वहाँ पे कॉटन क्लॉथ ले गया, जो पहली बार यूरोप में देखा गया। सो दे स्टार्टेड रेफरिंग इट एज मुस्लिन क्लॉथ। तो उसे क्या नाम दे दिया? मसलिन क्लॉथ। दिस वर्ड अर्न देम ए लॉट ऑफ मनी। इस नाम से उन्हें बहुत सा पैसा मिला। व्हेन द पोर्तुगीज केम टू इंडिया फॉर procuring spices, they landed at Calicut। The textile which they took back to Europe came to be known as calico, named after the place from where it was purchased। Calico कलकत्ता से था वो कपड़ा, तो उसका नाम कैलिको रख दिया, तो जगह के नाम पे उस कपड़े का नाम रख दिया। There were many words which show the popularity of Indian textile in the Western world। बहुत से ऐसे इंडियन टेक्सटाइल थे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस थे, पॉपुलर थे। In 1730s, the East India Company used to send order details to the representatives in Calcutta for placing demand for textile pieces। Piece here means a cloth which was 20 yards long and 1 yard wide। जो क्या था? 20 यार्ड जो था वो लंबा था और 1 यार्ड वो चौड़ा था। The order were generally placed 2 years in advance, as it was the time required to send orders to India। इंडिया ऑर्डर आने के बाद 2 साल तक वो एडवांस में उन्हें ऑर्डर करना पड़ता था। So if we take a look at the different varieties of clothes, there were jeans,
Kosas and bandana. All these words are derived from Hindi words. ये सारे जो words हैं ये हिंदी words हैं. Chintz is basically chint, a piece of cloth which flowery design. एक piece कपड़े का जिसके ऊपर फूलों का डिज़ाइन है. From 1680s, the floral design became so famous in England and Europe that the rich people, even the queen herself, started wearing this Indian fabric. Just like this, इसी तरह से bandana is derived from the word bandana, which is a colored printed scarf for the neck or head. It is basically a colored cloth produced through a method of tying and dyeing. इसे tying and dyeing means मतलब है इसको पहले बांधा जाता है, कपड़े को धागे के साथ बांधा जाता है और उसके बाद इसे डाई किया जाता है. तो इसलिए इस कपड़े का नाम टाई एंड डाई इस प्रिंट का नाम पड़ गया. Many other fabrics came to be known from their place of origin, such as Kasim Bazar, Patna, Calcutta, Orissa, Charpur, etc. This shows the popularity of Indian textile in other parts of the world. Indian textiles in European markets. तो ये हमारा होगा नेक्स्ट सब टॉपिक. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.